वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ की पेडागोजी सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा सीटेड एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग यानी कि जोड़ सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्लास 2 की बात हो रही है, ये प्राइमरी लेवल की ये पेडागोजी यानी कि फर्स्ट से लेकर 5 तक की जो एग्ज़ाम हो रहा है सीटेट का उसके लिए है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्लास 2 के विद्यार्थियों को एक टीचर जोड़ सिखा रहा है, एडिशन सिखा रहा है। तो यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी होगी सिखाने की। पहला देखिए क्या ऑप्शन कह रहा है। पहला ऑप्शन है, कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को न कराया जाए। यहाँ पे शाब्दिक प्रश्नों का मतलब क्या हुआ। शाब्दिक प्रश्नों का मतलब कि जैसे कि टीचर ऐसे ना पढ़ाए कि एक पेंसिल है आपके पास तो आपने एक और पेंसिल ले ली तो कितनी पेंसिलें हो गई। ये होता है शाब्दिक प्रश्न, यानी कि बोल बोल कर टीचर ना कराए। ऑप्शन 1 कह रहा है। ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन यानी कि एवोल्यूशन हेतु किया जाना चाहिए। तीसरा क्या कह रहा है, योग यानी कि जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए, यानी कि जब चैप्टर खत्म हो जाता है या कॉन्सेप्ट जब खत्म हो जाए उसके बाद अंत में यानी कि आखिरी में कराना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट क्या है, क्लास सेकंड की बात हो रही है और क्लास सेकंड में बच्चे बहुत छोटे होते हैं। तो आप बच्चों को ऐसे नहीं पढ़ाते हैं कि 3 + 5 क्या हो जाएगा, बल्कि आप उनको कैसे पढ़ाएंगे। आप कहेंगे आपके पास 2 बॉल है, एक बॉल आपने और ले ली तो आपके पास कितनी बॉल हो गई। तो आप क्या करते हैं, आप शाब्दिक प्रश्नों द्वारा ही पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कक्षा 2 के शिक्षक ने जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्नों को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक टोकरी में टीचर कैसे बता रहा है, पढ़ा रहा है, शाब्दिक प्रश्नों का वो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है यानी कि प्रस्तुत कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक टोकरी में 5 सेब हैं एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब है, तो इस तरह से टीचर पढ़ा रहा है। तो इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है। पहला देखिए क्या है ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है संवर्धन। संवर्धन मतलब क्या होता है, ऑगमेंटेशन होता है। इंग्लिश में तो यहाँ पे लिख दिया है मैंने, ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे भी कि इसका मतलब क्या होता है। सेकंड क्या है, पृथक्करण यानी कि सेपरेशन। तीसरा क्या है, योग की पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटिशन। चौथा क्या है, समुच्चय यानी कि एग्रीगेशन। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 2 नहीं होगा, ना ही ऑप्शन 3 होगा, बल्कि यहाँ पे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 4 में कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पे ऑगमेंटेशन होगा यानी कि यहाँ पे संवर्धन होगा या यहाँ पर एग्रीगेशन यानी कि समुच्चय होगा। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ऑगमेंटेशन क्या होता है, जैसे कि अगर एक ग्लास में आधा दूध भरा हुआ है, आपने उसमें और दूध मिला दिया तो ये क्या होगा, आपने यानी कि जिसमें विस्तार कर दिया, यानी कि आपने जिस चीज़ को इंक्रीज करा वो क्या होता है, वो ऑगमेंटेशन होता है। और समुच्चय क्या होता है, एक ही क्वांटिटी, जैसे कि 5 सेब हैं, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे थे कि एक टोकरी में 5 सेब है, उसमें 7 सेब डाल दिए। तो यहाँ पे क्या करा, 7 सेब डाले हैं, तब जाके टोकरी में कितने हो गए, कितने हो जाएंगे यहाँ पे 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो 7 सेब हटा लेगा तो फिर से वो 5 सेब बचेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एग्रीगेशन हो रहा है यानी कि यहाँ पे समुच्चय हो रहा है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या है, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ये कथन है। सबसे पहले ये जान लीजिए, जब बच्चा कुछ सीखता है तो वो गलतियां करता है। तो लर्निंग का पार्ट ही क्या होता है, गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ये कथन क्या है, ये कथन बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सही वाले देखिए कौन से ऑप्शन दिए हैं, तीसरा और चौथा दिया है। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है कि सही है, क्योंकि ये बोध कराता है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस
प्रकार रचना करते हैं। यानी कि ये बिल्कुल सही है। इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चे कॉन्सेप्ट को किस तरह से सीख रहे हैं, उनका लेवल कहाँ तक भी हो पहुँचा है। ठीक है, अगर बच्चे गलतियाँ नहीं करेंगे तो इसका मतलब बच्चे सीख नहीं रहे, सीखेंगे तो गलतियाँ तो होंगी ही। ऑप्शन 4 देखिए क्या कह रहा है कि सही है, क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों यानी कि जो वो बच्चे नंबर हासिल करते हैं उनके विषय में फीडबैक देती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 नहीं होगा। ठीक है, ये प्राप्तांकों के यानी कि जो बच्चे मार्क्स हासिल करते हैं उनको फीडबैक देती है उनके विषय में, तो ये नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। बच्चे जब गलतियाँ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बच्चों को क्या चीज़ नहीं आ रही है, ये क्यों यहाँ पे इस तरह की गलतियाँ कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, कक्षा 4th के विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि 1/10 1/100 से बड़ा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी कि आप बच्चों को ये समझाना चाहते हैं कि 1/10 बड़ा है 1/100 से, तो यहाँ पे सबसे अच्छा TLM कौन सा होगा इस चीज़ को समझाने के लिए। पहला क्या है, डाइस ब्लॉक। सेकंड क्या है, संख्या चार्ट। तीसरा क्या है, गिनतारा जिसे एबेस्कस कहते हैं। चौथा क्या है, 10x10 वर्गीकृत ग्रिड यानी कि स्क्वायर ग्रिड। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको नहीं पता है तो डाइस ब्लॉक क्या होता है, कुछ इस तरह के ब्लॉक्स होते हैं डाइस ब्लॉक में। ठीक है, ब्लॉक्स होते हैं जिसका इस्तेमाल बच्चों को स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू, जोड़ घटाना गुणा भाग जैसे कॉन्सेप्ट संकल्पना को समझाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे देखिए गिनतारा क्या होता है, गिनतारा कुछ इस तरह का होता है जिसमें बच्चों को बेसिक काउंटिंग समझाई जाती है, जोड़ है घटाना है इनमें समझाया जाता है। और ग्रिड क्या होगा, देखिए 10x10 का यहाँ पे मैंने ग्रिड लगाया हुआ है, यानी कि एक पिक्चर लगाई हुई है 10x10 वर्गीकृत ग्रिड मतलब स्क्वायर ग्रिड। तो इसके ज़रिए आप बच्चों को पढ़ा पाएंगे कि यहाँ पे देखिए 10 है बॉक्स और यहाँ पे पूरे ये 10x10 ग्रिड में 100 है। ठीक है, आपको यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना है कि 1/10 बड़ा है 1/100 से, आपको ये समझाना है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे वर्गीकृत ग्रिड का इस्तेमाल करेंगे कि यहाँ पे एक भरा है 10 में, ठीक है, और 100 में यहाँ पे एक भरा है। तो आप इस तरह से किसका इस्तेमाल करेंगे, कौन से टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे, आप यहाँ पे ग्रिड का इस्तेमाल करेंगे, वर्गीकृत ग्रिड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, दो या उससे अधिक दो विमानों यानी कि डायमेंशंस वाली वस्तुओं की मापों क्षेत्रफलों यानी कि एरिया की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, दो विमानों वाली वस्तुएं, जैसे कि यहाँ पे एक इस तरह की वस्तु है, ठीक है, और एक इस तरह की वस्तु है, दो अलग अलग विमानों वाली यहाँ पे वस्तुएं हैं और आपको यहाँ पे बताना है कि किसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल, दोनों की तुलना करनी है कि किसका बड़ा होगा या किसका बड़ा है किसका अधिक है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे मतलब कि बताना है। तो इसको बताने के लिए कौन सी यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होगी। पहला देखिए क्या है, अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग यानी कि नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, या फिर दूसरा क्या है, आंकलन असेसमेंट एस्टिमेशन, या फिर तीसरा क्या है, प्रेषण मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, और चौथा क्या है, अध्यारोपण मतलब क्या होता है, सुपरपोजिशन। तो यहाँ पे सिंपल आप इसको देखकर ही बता देंगे कि इसका एरिया बड़ा होगा यानी कि क्षेत्रफल इसका बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसके द्वारा बता पाएंगे, आप जब ऑब्जर्व करेंगे, चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, प्रेषण यानी कि ऑब्जर्वेशन। आप जब देखेंगे चीज़ों को तो ही आप बता पाएंगे कि यहाँ पे क्षेत्रफल इसका बड़ा है, सिंपल यहाँ पे आप ऑब्जर्व करके इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं। ठीक है, गणित की पहेलियाँ कि देखिए पहेलियाँ बहुत सारे बच्चों को पहेलियाँ कविताओं के ज़रिए ही पढ़ाया जाता है, बहुत तरह की एक्टिविटीज़ कराई जाती है, तो इस तरह ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहना है कि गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं किस में, पहला क्या है,
कक्षा के प्रतिभा संपन्न यानी कि जो बच्चे होशियार हैं, ठीक है, उन विद्यार्थियों को पहचानने में। तो बिल्कुल भी नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। ऑप्शन 2 क्या है, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने के लिए। तीसरा क्या है, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, परखने में। चौथा क्या है कि समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है गणितीय संचारण उल्लेख करता है, यानी कि मैथमेटिकली कम्युनिकेशन उल्लेख करता है। पहला देखिए क्या है, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। सेकंड क्या है, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता। तीसरा क्या है, गणितीय प्रश्नोत्तरी में भाग लेने की कौशल, भाग लेने का कौशल। या फिर चौथा क्या है, गणित की कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता। तो यहाँ पे देखिए गणित, यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन देखिए, गणितीय संचारण यानी कि मैथमेटिकली कम्युनिकेशन किस में उल्लेख करता है। देखिए मैथमेटिकली संचारण मतलब अगर आप बच्चे से ये कहें कि तुम्हें एडिशन करना है, तो बच्चे को ये लैंग्वेज समझ में आएगी कि इसमें हमें जोड़ना है, यानी कि हमें ऐड करना है, चीज़ें जोड़ना है। अगर आप किसी से कहें कि आपको यहाँ सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये जो लैंग्वेज की, जो मैथ की जो भाषा होती है, इसको बच्चों को समझ में आना चाहिए कि कह क्या रहे हैं। मैथ की लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे नहीं है पूछा है। पहला क्या है, बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, ठीक है। सेकंड क्या है, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। तीसरा क्या है, समस्या समाधान के कौशलों को बढ़ाना। और चौथा क्या है, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। देखिए यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन, पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप गणित इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बच्चे आगे जाके हायर लेवल में पढ़ाई करें, मैथ लें, तो ये ऑप्शन नहीं, ये उद्देश्य नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे नहीं पूछा था। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप इसलिए नहीं पढ़ाते हैं बच्चों को कि बच्चे बड़े क्लासेस में जाके उस मैथ ही सब्जेक्ट लें, यानी कि उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना, ये नहीं उद्देश्य होता है, बल्कि मैथ का इस्तेमाल हमारे रियल लाइफ में बहुत जगह होता है, जोड़ है, घटाना है। और एनसीएफ किस पे जोर देता है कि जो भी चीज़ आप पढ़ाएं वो बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विशेषता है। पहला देखिए क्या है, संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षा में संबंध जोड़ा जाना चाहिए। जैसा कि अभी हम लोगों ने समझा है कि इस तरह हम लोग पढ़ाई नहीं कराते, इस तरह ये मतलब ये उद्देश्य नहीं होता है कि बच्चे आगे जाकर उच्चतर पढ़ाई करें। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 नहीं होगा। ऑप्शन 2 क्या है, संकल्पनाओं को जटिल से सरल रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। देखिए कभी भी बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, यानी कि सरल से आप जटिल की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है, संकल्पनाओं को जटिल से सरल की तरफ, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन तीसरा क्या है, संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्ध में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऑप्शन 4 क्या है, संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो यहाँ बिल्कुल सही है, यानी कि जो चीज़ देख रहे हैं, जैसे कि बच्चा देख रहा है कि एक पेंसिल है, ठीक है, बच्चे ने देखा एक पेंसिल है और उसको एक और पेंसिल मिल गई, यानी कि उसके पास अब 2 पेंसिल हो गई। तो ये तो मूर्त है, तो आप इसको अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यानी कि अब वो अमूर्त में ही, यानी कि ऐसे ही सोच सके कि 2 थी तो एक और मिल गई तो 3 हो गई, यानी कि अब वो अमूर्त रूप से उस चीज़ों को सीखे। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है ज्यामिति समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन में जो क्रम दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। तो इसको सॉल्व करने से पहले आप इसको देखिए, जो वेन
हेनली की जो थ्योरी है उसको समझिए। इन्होंने 5 लेवल दिए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, इसको ना ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जो लेवल है वो 0 है, उसके बाद पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। लेकिन टोटल कितने लेवल हुए? ये टोटल 5 लेवल हुए। सबसे पहला लेवल कौन सा होता है? सबसे पहला लेवल होता है मानसिक चित्रण, जिसे क्या कहते हैं? विजुअलाइजेशन कहते हैं। सेकंड क्या होता है? विश्लेषण होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है औपचारिक निगमन। तीसरा क्या होता है? अनौपचारिक निगमन। और चौथा क्या होता है? रिगर होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला कि ये चौथा जो लेवल होता है वो बच्चों में नहीं होता है। छोटे बच्चों में यहाँ तक की नहीं पहुँच पाते हैं, सिर्फ यहीं तक की रहते हैं। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 लेवल होते हैं। टोटल 5 लेवल उन्होंने बताए हैं, लेकिन 0 से स्टार्ट है, इसलिए 0, 1, 2, 3, 4 लेवल होंगे। सबसे बड़ा कौन सा लेवल होता है? लेवल चौथा होता है। ओके, तो यहाँ पे इसका क्रम देखिए कौन सा सही है। सबसे पहले क्या होता है? मानसिक चित्रण यानी कि विजुअलाइजेशन, उसके बाद विश्लेषण यानी कि एनालिसिस, उसके बाद क्या होता है? औपचारिक निगमन, उसके बाद अनौपचारिक निगमन। ठीक है, ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही दिया हुआ है। पहला देखिए क्या है, संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब संख्या 9 तक आप पढ़ा लें, उसके बाद आप बच्चों को शून्य से इंट्रोड्यूस कराएं। सेकंड क्या है, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय किया जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब आप प्लेस वैल्यू ही समझाएं, स्थानीय मान समझाएं, उसके बाद ही आप 0 से परिचय कराएं। तीसरा क्या है, पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। यानी कि आप बच्चों को ऐसे पढ़ाएं कि ये क्या है, ये शून्य है, उसके बाद मैंने आप कभी ऐसे देखा है आपने किसी टीचर को ऐसे पढ़ाते हुए? जब बल्कि आप कैसे पढ़ाते हैं कि एक टीचर कैसे पढ़ाता है? ऐसे पढ़ाता है, ये एक चीज़ है, ये 2 चीज़ है, ये 3 चीज़ है। ठीक है, तो चौथा देखिए क्या है, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा कि पहले बच्चों में जो संख्या ज्ञान है उसको विकसित होने दीजिए कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। इस तरह से बच्चों में जब संख्या ज्ञान विकसित हो जाए, उसके बाद आप बताइए कि जब कोई भी चीज़ नहीं होती तो उसे शून्य बोलते हैं, 0 बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। ठीक है, पहला देखिए क्या है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसको आपको सही क्रम में बताना है। पहला ऑप्शन क्या है, चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, दूसरा क्या है, आधे का चिन्ह दिखाता है, यानी कि वो बताएगा, चिन्ह बताएगा कि आधा किस तरह का होता है। ठीक है, चिन्ह दिखाता है। और तीसरा क्या है, बहुत सारे मूर्त पदार्थ। मूर्त पदार्थ क्या होता है? जिसे बच्चा देख सके, छू सके, तो मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। चौथा क्या है, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एक टीचर मूर्त पदार्थ लेगा और उसको आधे में विभाजित करेगा और बच्चों को बताएगा ये आधा होता है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या है? सबसे पहले तो तीसरा होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यहाँ पे पहले में तीसरा दिया है और दूसरे में सबसे पहले तीसरा दिया है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट हो सकता है या ऑप्शन 2 करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन 2 में देखिए तीसरे के बाद चौथा दिया है और ऑप्शन 1 में तीसरे के बाद पहला दिया है। तो अब देखते हैं कि पहला होना चाहिए या चौथा होना चाहिए। तो चौथा देखिए क्या लिखा है, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। और चौथा पहला क्या है, चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। तो सिंपल सी बात है, पहले आप क्या करेंगे, मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करेंगे, उसके बाद आप उसे चित्र दिखाएंगे जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पे तीसरे के बाद पहला आना चाहिए। तो तीसरे के बाद पहला किस में है? ऑप्शन 1 में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, कक्षा पहले और कक्षा दूसरे के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला देखिए क्या है, अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यहाँ बच्चे किस क्लास में? बच्चे यहाँ पहले में हैं और दूसरे क्लास में, बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे आप उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए दे देंगे तो ये नहीं हो सकता है। बहुत छोटे बच्चे हैं अभी, तो आप उन्हें चीज़ें सिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं, कहीं पे भी अगर अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं तो वो ऑप्शन सही ही होगा। ऑप्शन पूरा पढ़िए और क्लास को ध्यान में रखिए। ऑप्शन 2 देखिए क्या है, ऑप्शन 2 है, कक्षा पहले और दूसरे में केवल
गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। ठीक है, मौखिक समझ गए अब आप लोग। तीसरा क्या है, गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए, यानी कि इंटीग्रेटेड किया जाना चाहिए। यहाँ पे बच्चे बहुत छोटे हैं और आप बच्चों को कला के माध्यम से ही गणित सिखाते हैं। जैसे कि एक बॉल आपने दिखाई, कला ही तो है। यहाँ पे एक बॉल है, दो बॉल है, ठीक है, उसमें से एक बॉल हटा दी तो यहाँ पे बॉल बनी होती है कलरफुल। तो यहाँ पे आप कला के माध्यम से बच्चों को, छोटे बच्चों को मैथ सिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भाषा के माध्यम से, कला के माध्यम से बच्चों में गणित के कॉन्सेप्ट को, गणित की संकल्पना को विकसित किया जाता है छोटे क्लासेस में। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन चौथा तो ये कह रहा था कि गणित नहीं पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, गणित तो पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना जरूरी है? या ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जरूरी है, यानी कि आप बच्चों को दशमलव जब पढ़ाएं तो उनको क्या चीज़ आना चाहिए? पहला देखिए क्या है, जोड़। दूसरा क्या है, स्थानीय मान। ठीक है, दूसरा क्या है, व्यवकलन, मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि घटाना। तीसरा क्या है, स्थानीय मान। और चौथा क्या है, गुणा। तो यहाँ पे सिंपल स्थानीय मान पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। तो 4 मूलभूत संक्रियाएं क्या होती हैं? जोड़ होता है, घटाना होता है, मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया है, जोड़। व्यवकलन मतलब क्या होता है? घटाना होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, गुणा और भाग। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा, सिंपल। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं प्रेस किया है तो, ताकि जब भी लाइव आऊँ या कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। टेलीग्राम चैनल है BH क्लासेस 1 to 3, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।